हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एज अ स्टूडेंट, चाहे वो 10th बोर्ड हो या फिर 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्या सोच, क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर लिखते वक्त, है ना, बोर्ड के आंसर्स लिखते वक्त। हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट्स ध्यान में रहे तो बेहतर है ना, आंसर लिखते वक्त। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, नंबर 1 में बात कर लेता हूँ, 3 hours 15 minutes के, है ना। तो आपको पता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 3 घंटा है। 15 मिनट जो आपको मिलते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं। और ये 15 मिनट भी बहुत ही क्रूशियल है इस हिसाब से कि इस 15 मिनट में आप प्लान करते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा आपका सेक्शन ऐसा है जो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर्ड है ना, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है, थोड़ा रिकॉल करना है। तो ये 15 मिनट में वो सब चीज़ें होती हैं, दिमाग के लेवल पे वो चीज़ें चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये 15 मिनट में आपको लिखने नहीं होते हैं कुछ भी, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। तो ये 15 मिनट आप मान के चलो कि ये लिखने के नहीं है, 15 मिनट को यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बचे 3 घंटे में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे काम होंगे, जैसे कि आज अब के जो आंसर सीट होते हैं उसमें OMR जैसा भी कुछ चीज़ें फिल करना होता है। आंसर को फिल करने के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव आंसर्स को फिल करने के लिए नहीं, बल्कि आपके रोल नंबर हो गए, आपके नाम हो गए, ये सब चीज़ें भी OMR के थ्रू ही फिल करना होता है। तो OMR का अगर प्रैक्टिस है तो बढ़िया है, नहीं तो वो भी नए या फर्स्ट टाइम फेस करने पे चीज़ें दिक्कत को आती है। जैसे कि अगर OMR में आपको देखने को मिले तो वो गोले होते हैं, बबल्स होते हैं। तो बबल्स भी भरने के कुछ तरीके हैं। अब मेरे को ऊपर में पहले तो ब्लॉक में लिखना होता है कि नंबर या लेटर जो भी है, तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, गोले भरने से पहले ऊपर में नंबर या फिर मेरा नाम अगर A से शुरू हो रहा है, फिर B है, तो ये चीज़ें ऊपर में मेरे को लिख लेना है, लेटर्स या फिर नंबर्स। और फिर जो हमने टॉप में लिखा है उसके नीचे बबल में कंप्लीट बबलिंग ना करके एक डॉट डॉट लगा लेना है, कंप्लीटली ऊपर में लिख करके, है ना, और उसके नीचे बबल में डॉट डॉट लगा लेना है, ताकि हम लोग बबलिंग करते वक्त कहीं कुछ गलती से दूसरे में बबलिंग ना कर दें। तो कुछ ऐसे आपको करने पड़ेंगे। अभी के आंसर सीट जो होते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें OMR में फिल करना होता है, ठीक है। तो ये सब काम, या फिर आपके अटेंडेंस सीट को फिल करना हो गया, तो ये सब आपके 3 घंटे में ही होना है। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि आप लास्ट मिनट तक, यानी कि 2 घंटे 59 मिनट तक आपको लिखते नहीं रहना है ना। आपके क्वेश्चन जो फिनिश करने के टाइम है वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि ये सारे काम भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये तो बातें हो गई मतलब शुरुआत में। अब आपको लिखना शुरू करने से पहले, अब 3 नंबर में हम बात कर लेते हैं मार्जिन का। तो भले ही स्कूल्स वगैरह में जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे आपके इंटरनल के असेसमेंट के लिए, उसमें जो है आपको ऐसे आंसर सीट मिले होंगे जिसमें मार्जिन ना रहा हो, तो आपको दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में मार्जिन लगाना पड़ा होगा। इधर को आप जो है ये रूल्ड सीट्स हो गए, है ना, इस तरह से, और आपने मार्जिन लगाया। तो मार्जिन मैथ्स के पेपर में दोनों ही साइड आपको मार्जिन लगाने होते थे, क्योंकि इधर को आप राइट हैंड साइड में रफ़ करते थे और इधर में क्वेश्चन के नंबर वगैरह लिखते थे, आंसर्स वगैरह जो भी आप लिखते थे, है ना। लेकिन बोर्ड के जो आंसर सीट आपको मिलेंगे उसमें मार्जिन ऑलरेडी होगा। सो ये एक जो वरी है वो आपको बिल्कुल नहीं रखना है, इस चीज़ का टेंशन नहीं रखना है, ठीक है। 4 नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन का नंबरिंग कैसे करना है। ये भी एक अपने आप में इशू है। अब जैसे अगर क्वेश्चन का मेन नंबरिंग जो है वो रोमन में है 1, और इसका उसके अंदर भी 1 हो सकता है, या 1 का मैं A मान लेता हूँ, तो मार्जिन के बाहर हमने मेन क्वेश्चन नंबर के नंबर को मेंशन करना है, और मार्जिन के अंदर जहाँ से हमने आंसर्स लिखने हैं, अब उसके आंसर्स के नंबर हम इनसाइड अंदर डालेंगे, अब इसके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान में रख सकते हो। चलो फिर इसको हम लोग 4 नंबर में कर लिए। 5 नंबर में फिर बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन को नंबरिंग कैसे करना है।
5 नंबर में फिर हम लोग बात कर लेते हैं ओवर राइटिंग पे। ओवर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे से आंसर शीट में कुछ गलत हो गया, कुछ एरर हो गया, अब जैसे कि मेरे को लिखना है ब्रॉड लिखना है ना, और हमने लिख क्या दिया, बोर्ड लिख दिया, तो गलती हो गया, गलती होना लाजमी है, तो एक बीच से कट लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर तरीका। अब हम इसको पूरा ये करने लगे, ये गंदा दिखेगा और ये तरीका भी सही नहीं है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ओवर राइटिंग तो वैसे ही अवॉइड करना है। फिर आपको कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट लो, है ना। क्वेश्चन को छोड़ के आने का ये जो है अप्रोच बिल्कुल ही आपको छोड़ देना है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होने हैं। तो आप जहाँ तक पूरे रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच रहे हो, जितना भी आप लिख सकते हो वहाँ तक आप के स्टेप्स मार्किंग मिलने हैं, तो आप उतना करके आओ। फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन छूट गया है, मिस हो गया है आपका, है ना, सेक्शन में लिखते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ऐसे करके होते हैं बहुत सारे सेक्शन, तो आपने सेक्शन ए के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सब लिख दिए हो 2-3 सीट में पहले के, बाद में कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट लेने के लिए रखे हो जिसमें रिकॉल करने की ज़रूरत है, तो उसको भी आप नंबरिंग करके जो है बाद में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन का नाम डाल देंगे और उसके क्वेश्चन नंबर को डाल देंगे, है ना। ये सब कंटिंजेंसी है, ऐसा मतलब कोशिश नहीं करना है कि हम ऐसे अटेम्प्ट लेंगे, बट इन केस ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में सोच के लिखूंगा, थोड़ा इसको बहुत अच्छे से मैं रिवाइज़ करके नहीं आया, तो वैसे सेक्शन के लिए ये तरीका आप अपना सकते हो। फिर हम लोग बात कर सकते हैं मतलब आपके जो आंसर्स के कंटेंट होंगे ना, वो आपको टू द पॉइंट लिखने का कोशिश करना है, मतलब ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है। कंटेंट देखा जाएगा आपके, ठीक है। उसमें वर्ड्स लिमिट होते हैं सब्जेक्ट में कि इतने नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स इतने वर्ड्स में होने चाहिए, बट आफ्टर ऑल जो मैटर करता है ना, वो चीज़ है आपका कंटेंट, कि जो चीज़ें लिखा जाना है वो आपने लिख दिया, ठीक है। थोड़े वर्ड्स कम हो रहे हैं, थोड़े ज़्यादा हो गए, तो वो चीज़ें कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर कौन से टेंस में आंसर करें हम, ये सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन एक आता है दिमाग में। तो जिस टेंस में क्वेश्चन है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है, उसी टेंस में हम लोग आंसर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऐसे यही तरीका ही है, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही नहीं रखना है कि किस टेंस में अपना है ना। पास्ट में पूछ रखा है, पास्ट में आंसर करो। फिर सब्जेक्टिव में ही आप सोशल साइंस वगैरह में देखो तो मैप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि जो भी क्वेश्चंस हो वो आपको लोकेट करने के लिए ही पूछा जाए, आपको सीधा लोकेट करके दिया हो, आपसे नाम भी लिखने को पूछा जा सकता है कि ये जो लोकेटेड जगह है ये कौन सा है ना। तो ध्यान में रखना है कि हमें लोकेट करने के लिए पूछा जा रहा है या हमको लोकेट किया हुआ दे करके पूछ रहा है कि ये जगह कौन सा है, ठीक है। फिर आगे मैं 10वें नंबर पे बात करूँगा कि जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन हो, मैथ्स के कोई क्वेश्चन हो गया, आपने सॉल्यूशन कर लिया, लास्ट तक पहुंचा, अब यहाँ पे मेरा आकर के सॉल्यूशन आ गया, सपोज़ करो x = 34 हमने आ गया। अब यहाँ ख़त्म होकर के ये सपोज़ करो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब यहाँ 2 हमको शुरू करना है, इस पेज में जो है स्पेस बचा हुआ है, तो 1-2 लाइन हम छोड़ देंगे, इसको गैप छोड़ेंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को शुरू करेंगे, ठीक ना। या तो आप गैप छोड़ो लाइन, या फिर आप 2 लाइन लगा दो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ यहाँ पे, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये भी तरीका आप अपना सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है मार्जिन के बाहर बड़ा सा लिखेंगे हम। सपोज़ करो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं, तो 1 बड़ा सा लिखेंगे, ऐसे आप गोला करो या फिर ये 1 नंबर लगा के ऐसे कर दो, फिर आंसर आप लिखो, अंदर में भी लिख सकते हो। नंबर को हाईलाइट करके हम दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ ये इस क्वेश्चन नंबर का आंसर है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर बैठाए जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप बात कर लो जो भी मैथ्स या फिज़िक्स वगैरह जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो उसमें आप एकदम बेसिक से शुरू करो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ना, आपको टू फाइंड क्या है ना, या फिर आप कह लो टू प्रूव क्या है, ये चीज़ें लिखो, आप जाहिर करो, और फिर उसके बाद आप प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी है उसको आप दिखाओ, है ना। तो इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी एकदम दिमाग में खटखटाता जाएगा, अच्छा क्या दे रखा है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको मैं अलग से कर देता हूँ, जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम कोशिश करेंगे
सपोज़ करो कि v का वैल्यू आ रहा है 5 ऐसे, तो इसको हम बॉक्स में डाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये रिज़ल्ट है। तो जहाँ जहाँ रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम बॉक्स में डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर मैथ्स में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इम्प्लाइज़ और इक्वल टू मतलब कहाँ देने हैं, है ना। इक्वल टू जो है आप बता सकते हो कि हाँ ये जो हम आपके रिज़ल्ट आए हैं इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं। इम्प्लॉइज़ जो है कि वो स्टेप्स को बता रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। ये भी कॉमन सा एरर है इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जब आंसर लिख रहे होते हो तो एक लाइन आपने लिखा, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना, जो भी कुछ आपने लिखा है इसको उसी वक्त कंप्लीट हुआ, अगला सेंटेंस लिखने एक बार नज़र मार लेंगे इसमें, अगर कुछ एरर होगा तो उस वक्त ही आपको उसी वक्त पता चल जाएगा और उसको सुधार कर लोगे, और ये तरीका काम करता है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है, इस पर हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हैंड राइटिंग वो बहुत बढ़िया इस पर नहीं आया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, होपफुली चीज़ें समझ आया होगा। थैंक यू।